हम सबको लगता है कि इंसान धरती के सबसे भयानक शिकारी हैं। हम फूड चेन के टॉप में हैं। लेकिन इमेजिन करो 1955 का वक्त, जब तुम्हारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, जीपीएस नहीं था और मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं था। आज की स्टोरी उन तीन दोस्तों की है जो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो शिकार नहीं, वो खुद शिकार बनने वाले हैं। हेडफोन पहन लो और लाइट बंद कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती है। वेलकम टू आउल सेड। मैं हूँ मिस्टर सेड। आज की कहानी अभी स्टार्ट करते हैं। ये बात है अक्टूबर 55 की। नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के घने रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ हम जा रहे थे। हम तीन दोस्त थे, मैं, माइक और जॉन। उस टाइम हम लोग कॉलेज से नए नए निकले थे और हमें एडवेंचर का बहुत शौक था। प्लान सिंपल था, हमें एक हंटिंग ट्रिप पे जाना था और कुछ दिन सिविलाइजेशन के दूर बैठना था। लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि हम जिस चीज़ को हंट करने जा रहे हैं वो हमें हंट करेगी। हमने पुरानी फोर्ड ट्रक को एक डर्ट रोड के एंड पर पार्क की। वहाँ से आगे जाने का गाड़ी का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और खामोशी। माइक ने अपनी राइफल को कंधे पर रखते हुए बोला, वेदर परफेक्ट है आज। लेकिन मुझे वो परफेक्ट नहीं लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो स्किन पे नहीं, हड्डियों में फील होती है। हम जंगल के अंदर हाइक करने लगे। शुरू के 2 घंटे तो सब नॉर्मल था। हम हंसी मजाक कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम गहराई में गए, फॉरेस्ट का माहौल बदलने लगा। मैंने नोटिस किया कि अचानक सारी आवाज़ें बंद हो गई। बर्ड्स की चीपिंग, इंसेक्ट्स की बजिंग, सब कुछ डेड साइलेंट। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, तुम लोग को वो स्मेल आ रही है? मैंने डीप ब्रेथ ली। वहाँ एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे गीला कुत्ता और सड़ा हुआ कचरा मिक्स हो गया हो। यह एक सल्फर जैसी स्मेल थी। हमने सोचा शायद कोई मरा हुआ जानवर होगा आसपास। हमने इग्नोर किया और आगे बढ़े। शाम होने वाली थी तो हमने डिसाइड किया कि कैंप सेट करते हैं। हमने एक छोटी सी क्लियरिंग ढूंढी जो चारों तरफ से बड़े बड़े रेडवुड ट्रीज से घिरे हुए थे। कैंप फायर जलाने के बाद हम लोग खाना खा रहे थे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च के बिना कुछ दिख नहीं रहा था। तभी माइक अचानक चुप हो गया। उसने हाथ उठाया, इशारा किया कि हम शांत रहें। माइक ने धीरे से विस्पर किया, क्या तुमने वो सुना? मैंने कहा, क्या? माइक बोला, मुझे लगा किसी ने अभी हमें पुकारा। जॉन ने हंसते हुए कहा, पागल है क्या? यहाँ कोई नहीं है मीलों दूर तक। लेकिन माइक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो मजाक नहीं कर रहा था। तभी जंगल के अंदर से एक जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने एक बड़ी मोटी लकड़ी तोड़ दी हो। वो आवाज़ हमारे कैंप से मुश्किल से 50 फीट दूर थी। हम तीनों अपनी गन्स की तरफ लपके। मैंने अपने फ्लैशलाइट उठाई और उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा जहाँ से आवाज़ आई थी। बीम पेड़ों के बीच घूमी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हिलते हुए पत्ते और अंधेरा। जॉन चिल्लाया, कौन है वहाँ? कोई आवाज़ नहीं आया, सिर्फ हमारी आवाज़ की इकोस वापस आई। हमने सोचा कोई भालू होगा, लेकिन भालू भालू चुप नहीं बैठते। वो आवाज़ें करते हैं, ग्रंट करते हैं। ये जो भी था वो चुप था, बिल्कुल शांत, और वो हमें देख रहा था। मैंने माइक को इशारा किया। वो फुटस्टेप की आवाज़ थी, लेकिन वो किसी जानवर के फुटस्टेप की नहीं लग रही थी। वो 2 पैरों पे चलने की आवाज़ थी। थप थप थप। हर कदम के साथ ज़मीन हल्की सी वाइब्रेट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत भारी इंसान हमें सर्कल कर रहा है, हमारे कैंप के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन वो लाइट में नहीं आ रहा था, वो अंधेरे की बाउंड्री पे खड़ा था। मैंने जॉन को बोला, आग थोड़ी और तेज कर। हम तीनों आग के पास सिमट गए। हथियार हाथ में था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी एक अजीब सी सीटी की आवाज़ आई, पहले लेफ़्ट साइड से और फिर तुरंत राइट साइड से रिस्पॉन्स आया। मेरा खून ठंडा पड़ गया। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक छोटा पत्थर उड़ता हुआ आया और आग के पास गिरा। हमने ऊपर देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी, ज़मीन से कम 8 फीट ऊपर। वो आंखें इंसान की नहीं थी, जानवर की भी नहीं थी, वो कुछ और ही था। एक लो ग्रोवल सुनाई दिया, इतना गहरा कि मेरे चेस्ट में वाइब्रेशन फील हुई।
और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यह कोई अर्बन लेजेंड नहीं है, ये सच है और हम फंस चुके हैं। वो लाल आंखें अभी भी वहीं थी, हवा में लटकती हुई, बिना पलके झपकाए। मैं अपनी सांस रोक के बैठा था। जॉन ने अपनी राइफल के बैरल ऊपर किया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, गोली मत चलाना। अगर तुमने इसे मिस कर दिया, अगर ये गोली उस पर असर नहीं हुआ, तो हमारा गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ हवा से हट गई, लेकिन गई नहीं। हम सुन सकते थे उसके मूव करते हुए, पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के अंदर से। अचानक फॉरेस्ट की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, लकड़ी पे लकड़ी मारने की आवाज़। यह कोई कम्युनिकेशन था। माइक का पसीना सूट रहा था। उसने कहा, यह हमें टेस्ट कर रहा है, यह देखना चाहता है कि हम क्या कर पाएंगे। रात के 2 बज चुके थे। सोने का तो सवाल ही नहीं उठा। हमने डिसाइड किया कि हम आग नहीं बुझने देंगे, क्योंकि वो चीज़ रोशनी से डरती थी, या शायद हमें ऐसा लगता था। करीब 3 बजे चीज़ें वॉयलेंट हो गई। एक बड़ा पत्थर फुटबॉल की साइज़ का हमारे टेंट के साइड में आके गिरा। अगर वो किसी को लगता तो सर फट सकता था। जॉन गुस्से में आया, डर के मारे या फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं। वो खड़ा हुआ और चिल्लाया, सामने आओ ना, चुप क्यों रहा है। जवाब में एक ऐसी आवाज़ आई जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वो शेर की दहाड़ और इंसान के चीख का मिक्सचर था, इतनी तेज कि मेरे कान सुन हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। उस रोर के बाद जॉन नीचे बैठ गया। वो अब गुस्से में नहीं था, वो दहशत में था। तभी फायरलाइट की बाउंड्री पे हमने उसे देखा। वो एक पेड़ के पीछे से बाहर निकला। पूरा नहीं, सिर्फ आधा। उसका साइज इम्पॉसिबल था। कम से कम 7-8 फीट का लंबा, चौड़ा कंधा और पूरा शरीर घने काले बालों से ढका हुआ था। लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा था, पर थोड़ा सा डिस्टोर्टेड। नाक चिपकी हुई थी, माथा पीछे की तरफ ढला हुआ था, और दांत। जब उसने मुंह खोला तो वो हमें मुस्कुरा नहीं रहा था, वो हमें अपना दांत दिखा रहा था। मैंने माइक की तरफ देखा। माइक स्टैच्यू बने हुए था। उस क्रिएचर को एक कदम आगे बढ़ाया, रोशनी में। अब हम क्लियर देख सकते थे। उसके हाथ उसके घुटनों तक लंबे थे। उसके हाथों में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा था, जैसे कोई बेसबॉल का बैट पकड़े हो। मुझे लगा वो हमें अटैक करेगा, लेकिन वो बस खड़ा रहा, हमें ऑब्जर्व करते हुए, जैसे हम कोई चिड़िया करके जानवर हों। फिर उसने अपना सर हिलाया और एक अजीब सी आवाज़ निकाली, कुछ बोलने जैसा, पर लैंग्वेज समझ से बाहर थी। तभी मुझे पीछे से एक और आवाज़ आई। मैंने गर्दन घुमा के देखा और मेरी सांस अटक गई। दूसरा क्रिएचर हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा था, हमारे और हमारी गन्स के बीच में। हम घेर लिए गए थे। ये वाला पहले वाले से थोड़ा छोटा था, शायद फीमेल थी, लेकिन उतनी ही डरावनी। उसने अपना हाथ बढ़ाया जॉन की तरफ। जॉन चिल्लाया और पीछे गिरा, फायर पिट में गिरते गिरते बचा। उस क्रिएचर ने जॉन का बैकपैक उठाया और एक ही झटके में उसे फाड़ दिया, जैसे वो कागज़ का टुकड़ा हो। अंदर से खाना ज़मीन पे गिरा। तो उन्हें हम नहीं चाहिए थे, उन्हें हमारा खाना चाहिए था। लेकिन तभी माइक ने सबसे बड़ी गलती कर दी। डर के मारे उसने अपनी गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली उस बड़े वाले क्रिएचर के शोल्डर के पास से निकल गई। वो क्रिएचर पीछे हटा, लेकिन डरा नहीं, गुस्से से। अब वह शांत नहीं थे, अब वो अटैक मोड में थे। बड़ा वाला क्रिएचर दौड़ा सीधे हमारी तरफ। उस साइज के हिसाब से इम्पॉसिबल थी। मैं चिल्लाया, भागो। हमने सब कुछ वहीं छोड़ा, टेंट, बैग्स, सब कुछ। हम अंधेरे जंगल में भागने लगे, जिस दिशा में हमें लगा कि हमारी रोड है। पीछे से उनके भागने की आवाज़ आ रही थी। वो पेड़ों को तोड़ते हुए आ रहे थे। उसके कदम हमसे दुगने लंबे थे। वो हमें पकड़ रहे थे। हमारे पास कोई चांस नहीं था। मैं अंधाधुंध भाग रहा था। झाड़ियाँ मेरे चेहरे पे लग रही थी, मेरे पैरों में ठोकर लग रही थी, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। माइक मेरे आगे था और जॉन मेरे पीछे। जॉन की सांसें फूल रही थी। वो चिल्ला रहा था, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। अचानक जॉन की आवाज़ बंद हो गई। मैंने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा।
जॉन वहाँ नहीं था। अंधेरा उसे निगल चुका था। मैंने रुकने की कोशिश की। जॉन, माइक ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे खींच लिया। मत रुक, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जॉन को वहीं छोड़ दिया। आज तक मुझे वो गिल्ट है। लेकिन उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दोस्त से बड़ा था। हम रोड तक पहुंच गए। ट्रक वहां खड़ी थी। चांदनी रात में वो किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। माइक ने जेब से चाबी निकाली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी लॉक में जा ही नहीं रही थी। पीछे जंगल से पेड़ों के हिलने की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। जल्दी कर माइक, जल्दी कर, मैं चिल्लाया। फाइनली दरवाज़ा खुला। हम अंदर कूद गए। माइक ने इग्निशन घुमाया। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पुरानी फोर्ड ठंडी पड़ गई थी। स्टार्ट हो जाओ, प्लीज़ स्टार्ट हो जाओ, माइक रो रहा था। डैम! गाड़ी की छत ऊपर से दब गई। वो चीज़ गाड़ी के ऊपर थी। ट्रक का सस्पेंशन नीचे बैठ गया उसके वेट से। मैंने ऊपर देखा। रूफ का मेटल मेरे सर के बिल्कुल पास आ गया था। कोई अपने नाखूनों से छत को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई कैन खोल रहा हो। माइक ने फिर से चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। माइक ने गियर डाला और एक्सीलेटर पर पैर पटक दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ी। छत पे बैठा हुआ क्रिएचर पीछे लटक गया। हमने पीछे मुड़कर देखा। माइक ने डर्ट रोड पे गाड़ी को हवा में उड़ा दिया। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम हाईवे पर नहीं आ गए। हम सीधे पुलिस स्टेशन गए। शेरिफ को हमने सब बताया। हमने बताया कि जॉन जंगल में रह गया है और बताया कि किसी मॉन्स्टर ने हम पे अटैक किया है। शेरिफ ने हमें ऐसी नज़र से देखा जैसे हम पागल हैं या नशे में हैं। उसने कहा भालू होगा। हमने कहा भालू गाड़ी के छत नहीं फाड़ते। अगले दिन सच पार्टी गई। मैं और माइक उनके साथ नहीं गए। हमारी हिम्मत नहीं हुई वापस जाने की। 2 दिन बाद उन्हें जॉन मिल गया। वो जिंदा था, लेकिन वो ठीक नहीं था। उन्हें वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके शरीर पे एक भी खरोच नहीं थी। फिजिकल चोट नहीं थी, लेकिन दिमागी तौर पे जॉन वहाँ से कभी वापस नहीं आया। उन्हें कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। जब कोई पूछता, वो बस एक ही चीज़ बोलता, वो सिर्फ देखने आया था। वो चाहते तो हमें वही मार सकते थे, पर उन्होंने छोड़ दिया। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा बियर अटैक और मेंटल शॉक। केस क्लोज कर दिया गया। मैंने वो ट्रक बेच दी। मैंने वो स्टेट छोड़ दिया। लेकिन आज भी 1955 के इतने सालों बाद भी जब मैं रात को किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूँ और जंगल से कोई आवाज़ आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है दुनिया हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा अजीब है और कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। लेकिन उस रात जॉन के साथ क्या हुआ? जब ट्रक की लाइट गायब हो गई और घने अंधेरे में अकेला रह गया, तब वहाँ क्या हुआ था? सालों बाद मरने के कुछ दिन पहले जॉन ने मुझे पूरी बात बताई थी। ये वो कहानी है जो पुलिस रिपोर्ट में नहीं थी। जॉन की स्टोरी। मैंने देखा तुम्हारी ट्रक की टेल लाइट दूर जा रही थी और उसके साथ मेरी उम्मीदें भी जा रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरा गले से आवाज़ नहीं निकला। जंगल वापस शांत हो गया था। इतनी शांति कि मैं अपनी धड़कन खुद सुन सकता था। मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था, सूखे पत्तों के बीच। मुझे पता था वो मेरे आस पास ही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं इंतज़ार कर रहा था कि अभी कोई पंजा आएगा और मेरा गला काट देगा। मैं बस जल्दी मरना चाहता था, लेकिन मौत नहीं आई। पहले 1, फिर 2, फिर 3। वो मेरे चारों तरफ आ गए। मैं उनकी स्मेल फील कर सकता था। वही गंदी सल्फर और सड़े हुए मांस की स्मेल। एक बहुत बड़ा साया मेरे ऊपर झुका। वो अल्फा था, वही जिसने हमारे कैंप पे हमला किया था। उसकी सांस गर्म हवा की तरह मेरे चेहरे पे लग रही थी। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। वो मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था। उसकी आंखें लाल नहीं थी, अब वो काली थी, गहरी काली। और उसमें जानवर वाला गुस्सा नहीं था, उसमें क्यूरियोसिटी थी। उसने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाया। उसके नाखून चाकू जैसे तेज थे। मुझे लगा ये मेरा एंड है, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा।
उसने मेरा जैकेट का कॉलर पकड़ा और मुझे सूंघा, जैसे कोई कुत्ता किसी नए खिलौने के सूंघता है। फिर उसने मेरी जैकेट की जेब को छुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेटल का दांत क्या है। उसने जेब को ऊपर नीचे किया। वो हैरान था। मेरे लिए यह सब डरावना मोमेंट था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई माइंडलेस मॉन्स्टर नहीं है, ये सोच रहा है। तभी पीछे से एक छोटे क्रिएचर ने कुछ आवाज़ की। अल्फा ने मुड़ के कुछ जवाब दिया, एक ऐसी लैंग्वेज जो इंसान की समझ से बाहर थी। वो लोग मुझे मारने नहीं आए थे, उन्होंने हमें भगाया ताकि वो मुझे स्टडी कर सके। मैं उनका शिकार नहीं था, मैं उनका सैंपल था। वो पूरी रात मैं वहाँ स्टैचू बन के बैठा रहा। वो कभी मेरे बालों को छूते तो कभी मेरे जूतों को चेक करते। बीच बीच में वो आपस में बात करते। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी एलियन प्लेनेट से हूँ, जहाँ इंसान डोमिनेट स्पीसीज नहीं है, हम बस एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, वो उठ गए। अल्फा ने आखिरी बार मेरी आंखों में देखा। उस लुक का मतलब था, तुम यहाँ के नहीं हो, वापस मत आना। वो जंगल में आगे चले गए और गायब हो गए बिना कोई आवाज़ किए। और मैं वहाँ रह गया, जिंदा लेकिन अंदर से मरा हुआ। तो ये थी जॉन की आखिरी गवाही। अगर तुम कभी जंगल में अकेले हो और तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई देख रहा है, तो भगवान से दुआ करना कि वो भूखा ना हो, वो सिर्फ क्यूरियस हो। दिस इज़ मिस्टर स्टेड साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।